नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात नोटबंदी की। 4 साल कबल हिंदुस्तान की आवाम के भरोसे और मुल्क की मईशत पर एक ऐसा हमला हुआ कि आज ये यौम सियाह के तौर पर याद किया जाता है, बल्कि आइंदा तारीख में भी इस दिन को यौम सियाह के तौर पर ही याद किया जाएगा। आज ही के दिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने रात के 8 बजे एक हैरान कुन और तबाहकुन ऐलान किया था। उन्होंने मुल्क के 85% कारोबार को चलाने वाली करेंसी को गैर कानूनी करार दे दिया था। ये ऐलान किस ख्याल से किया गया, क्या मकासद हासिल करने के लिए किया गया, सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं। राडार और बादल की थियरी की तरह सिर्फ मोदी ही नोटबंदी के फवायद बता सकते हैं। इस एक फैसले ने मुल्क भर में करोड़ों इंसानों को लाइन में लगा दिया। लोग अपने ही पैसे बैंक से निकालने के लिए कई दिनों तक बैंकों की कतारों में लगे रहे। नोटबंदी के पहले 30 दिन के दौरान मुल्क में जो हालात पैदा हुए वो तकसीम हिंद जैसे हालात से भी भयानक थे। कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग अपनी बरसों की जमा पूंजी से महरूम हो गए, कई लोग जीते जी मर गए, जबकि आगे बढ़ती हुई मईशत अचानक रुक गई। यह मईशत पर लगने वाला भयानक लॉकडाउन था। लेकिन जिस मीडिया से उम्मीद थी कि वो आवाम की आवाज़ उठाएगा, हुकूमत के गुन गाने में लगा हुआ था। नोटबंदी के बाद गोदी मीडिया का किरदार इंतहाई घटिया था। मीडिया के नुमाइंदे चीयर लीडर्स की तरह लहराते हुए नोटबंदी को एक अक्लमंदाना फैसला बता रहे थे, जबकि मुल्क भर में लोग आंसू बहा रहे थे और मर रहे थे। इस सारे हंगामे के दौरान नरेंद्र मोदी ने जापान का दौरा किया और बड़ी ही ढटाई के साथ हिंदुस्तान की आवाम का मजाक उड़ाया। घर में शादी है, पैसे नहीं है, ये जुमला आवाम को ठीक से याद है। फिर जब आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो रही थी और गोदी मीडिया से भी हालात नहीं संभल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने फिर से आवाम का सामना किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाए। अगर हालात नॉर्मल नहीं हुए तो उन्हें किसी भी चौराहे पर जिंदा जला दिया जाए। ये बयान एक मुल्क के वज़ीर आज़म के मुंह से निकलने की किसी को तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये एक वज़ीर आज़म का बयान नहीं हो सकता। 3 महीने तो क्या, 3 साल के बाद भी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि हालात और मईशत दिन ब दिन बिगड़ते ही गए। ना वज़ीर आज़म ने किसी चौराहे का रुख किया और ना ही अपना वादा पूरा किया। नोटबंदी का मकसद ये बताया गया कि इससे काला धन खत्म होगा, दहशतगर्दी के लिए फंडिंग खत्म होगी। ये 2 मकासद भी हासिल नहीं किए जा सके। इसका सबूत देने के लिए हुकूमत के पास कोई आदाद शुमार भी नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी खुले करेंसी में अपना कारोबार करती है, लेकिन मोदी जी ने पहले कैशलेस करेंसी का शोशा छोड़ा। कुछ दिनों बाद, जबकि नोटबंदी के बेवकूफ़ाना फैसले के बाद इसमें 72 तब्दीलियाँ की गई, और यही बात पर प्रधान सेवक की दानिश को बताने के लिए काफ़ी थी। नोटबंदी का फैसला गोदी मीडिया के कंधे पर रखकर आवाम और मईशत पर दागा गया था। यही वजह है कि मीडिया जगत के बड़े बड़े नाम हुकूमत के गुन गा रहे थे और कह रहे थे कि किस तरह नई करेंसी नोट पर नैनो चिप लगी होगी और कैसे काले धन का पता चल जाएगा। आइंदा बरसों में आवाम को मालूम हो गया कि नोटबंदी ने सिवाय मईशत को बर्बाद करने के और कोई काम नहीं किया। आज जबकि इस फैसले को 4 साल हो गए हैं, मरकजी वज़रा ट्विटर और सोशल मीडिया पर चौकस हो गए हैं, इसको एक बेहतरीन फैसला करार देने में लगे हुए हैं। फिर सहाफ़ी नुमा प्रोपेगेंडा स्टार्स भी इस काम में लगे हैं। लेकिन इससे मईशत को क्या फ़ायदा हुआ, आम आदमी की आमदनी में कितना इजाफा हुआ और क्या तरक्की हुई, इस बारे में किसी के यहाँ आदाद शुमार या सबूत नहीं है। इस फैसले के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 गवर्नर बदल दिए गए, नई करेंसी भी मार्केट में आ गई। 500 और 1000 के 99% नोट RBI को वापस आ गए। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क ने इस तरह का बेवकूफ़ाना फैसला नहीं किया, लेकिन नोटबंदी के इस फैसले ने आज मुल्क की मईशत की तरक्की की शरह को बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचा दिया। मुल्क का मुतवस्सत तबका गरीबी की तरफ चला गया, छोटे कारोबार, छोटी सनतें तबाह हो गई और गैर मुनज़्ज़म शुबा पूरी तरह बहरान का शिकार हो गया। दुनिया भर के माहिरीन माशियात ने नोटबंदी को मुल्क की मईशत के लिए डिज़ास्टर करार दिया। लेकिन आज भी हुक्मरान जमात इसी बात पर कायम है कि नोटबंदी से मुल्क का भला हुआ है। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि नोटबंदी ने उन्हें किस तरह और किस सतह पर मुतासिर किया था।
चाहे हुक्मरान अपनी आंखें खोलना पसंद ही ना करे। नोटबंदी के 4 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है, टैक्सों की वसूली में इजाफा और शफाफियत बढ़ी है। मोदी ने आज ट्विटर पर अपनी हुकूमत के फैसले के फवायद को शुमार कराया। उन्होंने ट्वीट किया कि नोटबंदी ने काले धन को कम करने में, टैक्सेस की अदायगी बढ़ाने में और शफाफियत को मुस्तहकम करने में मदद फराहम की। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का फैसला किया था। बाद में हुकूमत ने 500 और 2000 के नए नोट जारी कर दिए। वज़ीर आज़म मोदी ने नोटबंदी के फ़वाइद के आदाद व शुमार की भी जानकारी दी, जिसके मुताबिक नोटबंदी की वजह से 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करने वाले उन 3 लाख अफराद की निशानदही की गई जो IT रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज नोटबंदी को 4 साल मुकम्मल होने पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुल्क को बदनवानी से पाक बनाने के लिए आज से 4 साल पहले नाफिज किए गए नोटबंदी के फैसले से काले धन पर रोक लगी और टैक्स के महाज पर बेहतरी देखने में आई। डिजिटल मईशत मुस्तहकम हुई है। नोटबंदी के बाद किए गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि करोड़ों रुपए मालियत के नामालूम असासों का पता चला है। ऑपरेशन क्लीन मनी से मुल्क की मईशत को मुनज़्ज़म करने में मदद मिली। बता दें कि नोटबंदी के आगाज़ के सिर्फ 1 साल बाद टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 33 लाख का इजाफा हुआ। मतलब ये कि टैक्स से बचने वाले भी टैक्स के दायरे में आना शुरू हो गए। नवंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक मजमूई तौर पर 1 करोड़ 96 लाख रिटर्न्स भरी गई, जबकि माली साल 2015-16 में 1 करोड़ 63 लाख और माली साल 2014-15 में 1 करोड़ 23 लाख रिटर्न्स जमा करवाए गए थे। इसके बाद 2018 में 3 करोड़ 28 लाख हिंदुस्तानियों ने इनकम टैक्स भरा। माली साल 2019 में 5 करोड़ 78 लाख अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवाई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में नोटबंदी नाफिज करने का फैसला शऊरी तौर पर किया था और इसके लिए उनका मकसद चंद सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना था। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी के 4 साल कबल आज ही के दिन की गई नोटबंदी के ऐलान को कौमी सानेहा बताया और कहा कि इसके ज़रिए से उन्होंने चंद सरमायाकारों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया और पूरे मुल्क को शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि नोटबंदी वज़ीर आज़म की सोची समझी साजिश थी ताकि आवाम के पैसे से मोदी दोस्त सरमायादारों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया जा सके। गलत फहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं, शऊरी तौर पर की गई थी। इस कौमी सानहे के 4 साल पर आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। काबिल ज़िक्र है कि नोटबंदी के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर कांग्रेस आज मोदी हुकूमत के खिलाफ पूरे मुल्क में धोखाधड़ी का दिन मना रही है और इसके लिए डिजिटल मुहिम चला रही है। बहनों नमस्कार, युवा आप सबको नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। कोविड का समय है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से आगे कैसे निकल गई। समय होता था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मिंग इकोनॉमी होती थी। सरकार कहती है कारण कोविड है, मगर अगर कारण कोविड है, कोविड तो बांग्लादेश में भी है, कोविड तो बाकी दुनिया में भी है, तो फिर अगर कारण कोविड है तो हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। भाइयों और बहनों, कारण कोविड नहीं है, कारण नोटबंदी है, कारण GST है। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया, आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था। आपके पैसे को आपसे छीनकर नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा
अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया, 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, रास्ता साफ किया, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4 उद्योगपति मित्रों के लिए। और अब ये 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून हैं। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फिर से बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। अमेरिका की सियासत में तकरीबन 5 अशरों से फाल जो बाइडन ने 77 साल की उम्र में सदर मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी है। बाइडन 6 मरतबा सेनेटर रह चुके हैं और अब उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर मुल्क के 46वें सदर बनने का शर्फ हासिल कर लिया। जो बाइडन ने उम्र के लिहाज से एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी कायम किया है। अमेरिका की तारीख के कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब होने वाले जो बाइडन अब मुल्क के बुजुर्ग तरीन सदर होने का भी शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। ख्याल रहे कि बाइडन ने 1972 में हैरान कुन अंदाज में रियासत डेलावेयर से सेनेट का इलेक्शन जीतकर महज 29 साल की उम्र में कौमी सतह पर अपनी आमद का ऐलान किया। सदर बनने का ख्वाब दिल में संजोए डेलायर से आने वाले कदावर लीडर बाइडन को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब वो साउथ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी में 29 फरवरी को अपने तमाम हरीफों को पस्त कर सदारती उम्मीदवार बनने में कामयाब रहे। वाशिंगटन में 5 अशरों तक वक्त गुजारने वाले बाइडन अमरीकी आवाम के लिए एक जाना पहचाना चेहरा हैं, क्योंकि वो 2 बार अमरीका के सदर मुंतखब होने वाले बराक ओबामा के दौरे इख्तिदार में नायब सदर रह चुके हैं। अब 74 साल ट्रंप को हराकर व्हाइट हाउस में जगह पाने वाले बाइडन अमेरिका की तारीख में अब तक के बुजुर्ग तरीन सदर बन गए हैं। ताहाल मकबूल बराक ओबामा से वाबस्तगी और दुनिया के बहुत से रहनुमाओं से जिनसे वो साबिका बॉस की हिदायत पर मिले लोगों को वक्तन फ़ौक़तन याद दिलाते रहते हैं कि मैं उन सबको जानता हूँ। मामलाबंदी के हवाले से अच्छी शोहरत पर उनकी इंतखाबी मुहिम खड़ी है। तफरीका अंगेज़ अहद में वो इतदाल की सियासत के क़ायल हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीली, नस्ल परस्ताना इम्तियाज़ और तालिब इल्मों के कर्जे पर रिलीफ के लिए वो हंगामी इक़दामात के अज़ाइम का इजहार कर चुके हैं। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के इंतखाबी कैंप के करीबी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि जो बाइडन इख्तिदार संभालते ही कई सदारती फरमान जारी कर देंगे। बाइडन पेरिस आबो हवा के माहदे में दोबारा अमेरिका में शामिल होंगे और आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की वापसी को यकीनी बनाएंगे और साथ ही कुछ मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का खात्मा करेंगे। बाइडन इस प्रोग्राम को भी बहाल करेंगे जिसके तहत अमेरिका में दाखिल होने वाले नाबालिगों को सहूलत फराहम की गई है। बाइडन इस पीर से अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने पीर को कोरोना वायरस के वबा से निपटने के लिए साइंसदानों की एक टीम तश्कील देने का जहन तैयार कर लिया है, जिसकी सिफारिशात पर वो इख्तिदार पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। इतवार की सुबह फतेह तकरीर यानी विक्ट्री स्पीच देते हुए बाइडन ने कहा कि वो मुल्क के अंदर यकजहती को मुस्तहकम करने और पूरी दुनिया में अमेरिका के एहतराम की बहाली की कोशिश करेंगे। जो बाइडन ईरान के साथ जौहरी माहदे से ट्रंप इंतज़ामिया के निकल जाने पर नाखुश हैं और अमेरिका को इस माहदे में वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माहदे से निकलने से ईरान के लिए एक अलग केस पैदा हुआ है, जिसका नतीजा ये निकला कि न सिर्फ चीन और रूस बल्कि यूरोपीय ममालिक भी इस मामले में अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो बाइडन 5 लाख हिंदुस्तानियों समेत तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख तारिकीन वतन को अमरीकी शहरियत देने का एक रोड मैप तैयार करेंगे जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं। उसके अलावा वो सालाना कम से कम 95,000 महाजरीन को अमेरिका में दाखिल कराने का निज़ाम भी तश्कील देंगे। बाइडन की मुहिम के ज़रिए जारी करदा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये जानकारी दी गई है। उस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि बाइडन जल्द ही कांग्रेस में इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के कानून की मंजूरी पर काम शुरू कर देंगे, जिसके ज़रिए
अमेरिकी निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख हिंदुस्तानियों समेत तकरीबन 10 लाख तारिकीन वतन को अमेरिकी शहरियत देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं, दस्तावेज़ात के मुताबिक वो अमेरिका में सालाना 1,25,000 महाजरीन को दाखिल कराने का मकसद तय करेंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस के साथ मिलकर सालाना कम से कम 95,000 पनाह गज़ीनों को मुल्क में दाखिल कराने के लिए भी काम करेंगे। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. The people of this nation have spoken. अमेरिका की पहली खातून नायब सदर बनने जा रही कमला हैरिस ने अपने खिताब में अमेरिकी सदारती इंतखाबात में बढ़ चढ़कर वोट डालने वाले अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने सदियों से चली आ रही खवातीन की जद्दोजहद को भी याद किया। हैरिस ने कहा कि आपने रिकॉर्ड तादाद में वोट डालकर अमेरिकी जमहूरियत का एक नया बाब लिखा है। आपने उम्मीद, विखार, साइंस और सच्चाई का इंतखाब किया है। आपने जो बाइडन को अगला सदर मुंतखब किया। हिंदुस्तानी नसाद कमला हैरिस ने नताइज के ऐलान के बाद पहली बार अहले वतन से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन हमारी जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी हैं। वो खवातीन जिन्होंने 100 साल पहले 19वें तरमीम के लिए लड़ाई लड़ने के अलावा 55 साल हक़ रायदही के लिए जद्दोजहद की है, उनका हमेशा एहतराम किया जाएगा। कमला हैरिस ने कहा कि मैं इस ओहदे तक पहुंचने वाली पहली खातून हो सकती हूं, लेकिन मैं इस कड़ी में आखिरी नहीं हूं। अब खवातीन के कदम कभी नहीं रुकेंगे। Who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Bo, my dear friend who we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much, big heart, who love. दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा इतवार के रोज रात 9 बजे तक 5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 5,04,22,692 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 3,56,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1,35,00,000 यानी 26.79% मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इन्फेक्शन के चलते पूरी दुनिया में अब तक 12,58,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
दुनिया में कोरोना को आए 1 साल होने वाला है। पिछले साल इसी महीने की 17 तारीख को चीन के वुहान में ऑफिशियल तौर पर 55 साल की एक खातून को कोरोना से मुतासिर बताया गया था। इसके बाद कोरोना पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटा। इस 1 साल में पूरी दुनिया बदल गई। सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और हिंदुस्तान पर देखने को मिला। अमेरिका में अब तक 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं, यानी पूरी दुनिया के कुल मुतासरीन की तादाद में 20.22% करीब 20% से ज़्यादा अमेरिका और 16.89% मरीज़ हिंदुस्तान में है। अमेरिका में अब तक 2,43,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में मरने वालों का आंकड़ा 1,26,000 को पार कर चुका है। अमेरिका और यूरोप में इन्फेक्शन खतरनाक सतह पर पहुंचता जा रहा है। ब्रिटेन में हफ्ते के रोज़ 413 मुतासरीन की इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेरिका में लगातार 8वें दिन 1 लाख से ज़्यादा मामले मिले। ब्रिटेन में दूसरे यूरोपीय मुल्कों की तरह इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमत ने मुल्क के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हफ्ते के रोज़ वहाँ 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। इसी दौरान 413 मुतासरीन की मौत हुई। सरकार ने साफ कर दिया है कि तमाम मुखालिफत के बावजूद लॉकडाउन ख़त्म किए जाने का कोई प्लान नहीं है। 24 घंटे में ब्राज़ील में 21,056 नए मरीज़ मिले। 251 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। यहाँ अब तक 56,53,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और 1,62,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं जापान के टोक्यो में इंटरनेशनल जिम्नास्ट स्टेडियम में अगले साल होने वाली ओलंपिक खेलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर उस वक्त कोरोना होता है तो कैसे खेल कराया जाएगा? ऑर्गेनाइजर्स ऐसा प्लान बना रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने के बावजूद रोजाना 40 से 50,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 85 लाख के पार पहुंच गई है। ताहम अच्छी बात यह है कि अब तक 78,69,000 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक इतवार को 45,674 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 49,082 मरीज सेहतियाब हुए हैं और 559 की मौत हुई है। मुल्क में इस वबा से अब तक 85,07,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 78,69,000 सेहतियाब हो चुके हैं। नेज़ 1,26,121 अफराद की मौत हुई है। नए मामलात की बनिस्बत सेहतियाब होने वालों की तादाद ज़्यादा होने से एक्टिव मामलात में गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा वक्त से कमी आ रही है। उनकी तादाद 3,967 से कम होकर अब 5,12,665 रह गई है। इस वक्त सेहतियाबी यानी रिकवरी रेट 92.4% है। फैटेलिटी रेट यानी अमवात की शरह 1.48% 1.48% है, जबकि एक्टिव केसेस का परसेंटेज 6.03% है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1440 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2.5 लाख से तजावुज़ हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1377 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.55% है, 0.55%, जबकि मुल्की सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,673 कोविड-19 के मायने किए गए। ताहम 499 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 46 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज़ के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 278 नए मामला दर्ज किए गए हैं। ज़िले रंगारेड्डी में 112, मेडचल मलकाजगिरी में 133 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स दिल्ली के डायरेक्टर और मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इंतजाम के लिए तश्कील नेशनल टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज कहा है कि आम लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने इतवार के रोज़ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आम लोगों को 2022 तक कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के लिए इंतज़ार करना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी बाज़ार में कोविड-19 के लिए कारगर वैक्सीन दस्तयाब होने में ही 1 साल से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और बाज़ार से कोरोना वैक्सीन कैसे एक फ्लू वैक्सीन की तरह ख़रीदी जा सके, ये जानने में वक्त लगेगा। ऐसा होने पर ही मिसाली हालत होगी और ये साल 2021 के आखिर तक या 2022 की शुरुआत तक ही मुमकिन होगा।
महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार के रोज ऐलान किया कि रियासत में दिवाली के बाद स्कूल दोबारा खोले जाने पर गौर किया जा रहा है। उद्धव ने इतवार के रोज कहा कि दिवाली के बाद मजहबी मकामात भी खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के आवाम से अपील की कि वो दिवाली पर पटाखे ना जलाएं। उद्धव ने खदशा जाहिर किया कि रियासत में दोबारा कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि आलूदगी से कोरोना का असर बढ़ सकता है। अगर हवा खराब होगी तो लोग उससे बीमार हो जाएंगे। उद्धव ने कहा कि मेरी आवाम से अपील है कि वो पटाखे और आतिशबाजी करने के बजाय मिट्टी के दिए जलाएं। दिवाली के बाद के 15 दिन काफ़ी अहम होंगे। हमें मोहतात रहना होगा ताकि दोबारा लॉकडाउन की नौबत ना आए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि त्योहार के मौसम के पेश नज़र मोहतात रहें, बगैर किसी मास्क के भीड़ में ना घूमे फिरें, क्योंकि मास्क के बगैर कोविड-19 मरीज तकरीबन 400 अफराद को मुतासिर कर सकता है। उद्धव ने कहा कि कोरोना की एक और लहर के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसीलिए मोहतात रहें और कोरोना क़वानीन पर पूरी तरह अमल करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत दिवाली के बाद स्कूल और मंदिर मस्जिद खोलने पर गौर कर रही है, लेकिन इससे पहले हर किस्म का इंतजाम ज़रूरी है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर यानी RGCIRC ने कहा है कि आलूदगी बढ़ने के सबब फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ गया है। फेफड़ों के कैंसर के लिए नवंबर को बेदारी का महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर RGCIRC में थोरैसिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के सरबराह और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर LM डालविंग ने कहा कि आलूदगी की बढ़ी हुई सतह से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ गया है और अब ये सिर्फ सिगरेट नौशी से होने वाली बीमारी नहीं रह गई, यहाँ तक कि नौजवान भी इसकी जद में आने लगे हैं। बदकिस्मती से आखिरी मरहले पर ज़्यादातर मरीजों का पता चलता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कैंसर की अमवात में फेफड़े के कैंसर से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा है। जल्द जांच कराने की ज़रूरत के बारे में डॉक्टर डालविंग ने कहा कि फेफड़ों के कैंसर की बर वक्त जाँच बहुत ज़रूरी है। जल्द जाँच होने से मरीज़ की जान बचाना मुमकिन हो सकता है। अगर खांसी हफ्तों तक ठीक नहीं होती है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मरहले में फेफड़ों के कैंसर की अलामात को आमतौर पर TB समझा जाता है। इस वजह से गलत इलाज में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होता है और मरीज़ का कैंसर आखिरी मरहले तक पहुंच जाता है। ख़ास तौर पर जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा खतरा होता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से फेफड़ों के कैंसर के सिर्फ 10% मरीज़ इब्तदाई इलाज के लिए आते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विनीत तलवार ने कहा कि कैंसर की जल्द तशखीस से इलाज आसान हो जाता है और मरीज के जिंदा रहने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। माहौलियाती आलूदगी और गलत तर्ज ज़िंदगी मुल्क में कैंसर के मामलों में इजाफे की वजूहात हैं। माहौल को महफूज रखने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की मदद से कैंसर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नोशी, फ़िज़ाई आलूदगी, डीजल धुआं फेफड़ों के कैंसर की बुनियादी वजूहात है। मशरक़ी लद्दाख में LAC पर गुज़िश्ता 6 माह से भी ज़्यादा वक्त से चले आ रहे तातुल को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के फ़ौजी कमांडरों के दरमियान 8वें दौर की बातचीत में भी फ़ौजियों को पीछे हटाने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। फ़ौजी कमांडरों के दरमियान 8वें दौर की बातचीत हिंदुस्तानी सरहदी इलाके चिशोल में गुज़िश्ता जुमे को हुई थी, लेकिन तकरीबन 10 घंटों तक चले इस मुज़ाकरात का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और ये तय पाया कि फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द ही दोबारा बातचीत होगी। फ़ौजी कमांडरों की बातचीत ख़त्म होने के तकरीबन 48 घंटे बाद वज़ारत दिफ़ा ने इस बारे में मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और तातुल ख़त्म करने के लिए वाज़ेह नज़रिया और तफसील से बातचीत हुई। दोनों के दरमियान फ़ौजियों की वापसी के सिलसिले में मुस्बित ख़यालात का तबादला हुआ। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि दोनों फ़रीक़ दोनों ममालिक के रहनुमाओं के माबीन हुए अहम माहदे को संजीदगी के साथ अमल में लाएंगे। वो ये भी यकीनी बनाएंगे कि महाज़ों पर तैनात फ़ौजी तहम्मुल बरतेंगे, नेज़ गलत फहमी और नासमझी से इज्तनाब करेंगे। दोनों फ़रीक़ों ने इस बात पर भी इत्तेफाक का इजहार किया कि वो फ़ौजी और सिफारती ज़राए से बातचीत और राब्ते को बरकरार रखेंगे और अब तक हुई बातचीत की बुनियाद पर ज़ेरे इल्तिवा उमूर को हल किया जाएगा, जिससे सरहदी इलाकों में अमन और दोस्ती की फ़िज़ा कायम रह सके। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।